हेलो एवरीवन। आज है 8 अगस्त और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 8 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल की क्लास में हमने देखा था कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी ये की है भारत ने, राजधानी दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। पेरिस 2024 ओलंपिक का जो समापन समारोह होगा, इसमें ध्वजवाहक होंगी मनु भाकर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिन्हें भी हाल ही में फिजी के हाईएस्ट सिविल ऑनर से सम्मानित किया गया। अमित शाह ने अभी हाल ही में 4 नए ऐप लॉन्च किए हैं, साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप। 2024 ओलंपिक पुरुष पोल वॉल्ट में गोल्ड जीतने वाले जो मोंडो डुप्लांटिस है, इनका संबंध है स्वीडन से। प्रधानमंत्री कुसुम योजना से लाभान्वित होने वाले किसानों की कुल संख्या जून 2024 तक बताई गई है 4,11,222। अभी हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की जो प्रमुख है रेखा शर्मा, इन्होंने दिल्ली में डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। फॉर्च्यून ने ग्लोबल 500 लिस्ट जारी की, टॉप पर वॉलमार्ट रही है, भारत की तरफ से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड शामिल रही है। सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की घोषणा ये रिसेंटली हरियाणा ने की है। और चंद्रमा के क्रेटर का नाम जो कि रखा गया है पासंग शेरपा के नाम पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, कामाज टाइफून वाहन ये किस देश के द्वारा विकसित किया गया है, जिसे आईटीबीपी द्वारा शामिल किया जाएगा। आईटीबीपी में यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस में शामिल होना है। ये विकसित किया गया है रशिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस है, इसे एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लिए रूसी कामाज टाइफून वाहन ये मिलने जा रहा है। आईटीबीपी ने चंडीगढ़ में अपने परिवहन बटालियन में टाइफून वाहन का सफल प्रदर्शन और परीक्षण भी किया है। इस वाहन के बारे में यदि मैं बात करूं, जिसकी इमेज आप देख पा रहे हैं, इसका विकास कामाज की सहायक कंपनी रेमडीविजल के द्वारा किया गया है। इसे बारूदी सुरंगों के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में सैनिकों और सैन्य माल के सुरक्षित परिवहन के लिए विकसित किया गया था। इसे कमांड पोस्ट वाहन, एम्बुलेंस, लॉजिस्टिक सहायता वाहन के रूप में भी कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। डेवलप किया है रशिया ने। रशिया की कैपिटल हो जाएगी मॉस्को, करेंसी रूबल। एक्सरसाइज जो कि भारत रशिया के बीच होती है, इंद्रा और एविया इंद्रा है। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। भारत के साथ समझौते में S-400 मिसाइल को लेकर के समझौता है, जिसका नाम बदल करके सुदर्शन किया गया है। AK-203 असॉल्ट राइफल को लेकर के भी भारत रशिया के बीच समझौता है। देखिए, रशिया की उपग्रह टूटने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और यातायात को खतरा बढ़ा है। ये थोड़ा डेटा पुराना हो गया, करंट अफेयर का तो नहीं, हालांकि ये जरूर याद रखिए, रशिया खुद का स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, क्योंकि अब ये बाहर हो जाएगा। रशिया देश ये भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है। ब्रिक्स गेम्स का आयोजन रशिया में किया गया। रशिया के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे। रशिया तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा। और रिसेंटली इस देश का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्री द अपोस्टल से सम्मानित किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इस साल का जो ब्रिक्स समिट है 2024 का, जो कि होस्ट करने जा रहा है रशिया का कजान शहर। आईटीबीपी के बारे में यदि मैं बात करूं, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस 1962 फॉर्मेशन ईयर, दिल्ली में मुख्यालय है। इसके वर्तमान में जो प्रमुख हो जाएंगे, ये हो जाएंगे राहुल रस गोत्रा। ये हुए इसके बेसिक फैक्ट। अब यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं, तो अमेरिका के साथ भारत की क्या डील है। बोइंग कंपनी अमेरिका की, जिसके चीनूक हेलीकॉप्टर को लेकर के समझौता भारत और अमेरिका के बीच में है। फिर यदि मैं बात करूं फ्रांस के साथ भारत ने जो राफेल विमान थे, 36 राफेल विमानों की आपूर्ति ये भारत को पहले ही हो चुकी है। लेकिन ये जरूर याद रखें, भारत को जो ये 36 राफेल विमान मिले थे फ्रांस से, ये मिले थे इंडियन एयरफोर्स के लिए, भारतीय वायुसेना के लिए। अब जो 26 राफेल एम विमान मिलने जा रहे हैं, ये भारत को मिलने जा रहे हैं इंडियन नेवी के लिए, भारतीय नौसेना के लिए। और इन दोनों का ही निर्माण जो है ये किया गया है फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा। फिलीपींस के बारे में यदि मैं बात करूं, तो भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल की पहली डिलीवरी जिस देश को पूरी करी है, ये हो जाएगा फिलीपींस ही। चले आगे, सवाल नंबर दूसरा है, अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में ओलंपिक चैंपियन यूई सुसाकी को हराने वाला पहला पहलवान कौन बना है। तो बेसिकली ये करंट अफेयर आपने देखा ही होगा। जो विनेश फोगाट है, इन्होंने
यूई सुसाकी को हराया है। हालांकि देखिए सेमीफाइनल से निकल आई थी। सेमीफाइनल में इन्होंने क्यूबा की गुजमैन लोपेज को 5-0 से मात दी थी और महिला कुश्ती 50 किलोग्राम में जो फाइनल होना था इसमें प्रवेश कर लिया। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन मैच के पहले जो वेट चेक किया जाता है, क्योंकि 50 किलोग्राम की कैटेगरी में खेलती है, तो वेट चेक करने के दौरान इनका जो वजन है ये मात्र 100 ग्राम ज्यादा पाया गया। ये हारी नहीं है, डिस्क्वालीफाई कर दी गई है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। यहां मैं ये बात कर रही हूं कि ये जापान की यूई सुसाकी को हराई हैं, ठीक है। और आप ये भी याद रखें, ओलंपिक कुश्ती फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली महिला पहलवान ये बनी है, पहली भारतीय महिला पहलवान। विनेश फोगाट ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं। और आप ये जरूर याद रखें, ये वैसे डिस्क्वालीफाई हुई, वरना कोई ना कोई मेडल भारत जरूर आ रहा था। सेमीफाइनल क्वालिफाई कर गई थी, या तो सिल्वर या तो गोल्ड इनके नाम डेफिनेटली होना था। साक्षी मलिक ये भी रेसलर है। और गगन नारंग ये सेफ डी मिशन के प्रमुख के रूप में चुने गए हैं। ये है शूटिंग से, निशानेबाजी से रिलेटेड। मनु भाकर भी शूटिंग से ही रिलेटेड है। 2 मेडल इनके नाम रहे। हालांकि भारत को पहला मेडल इन्होंने ही जिताया है, निशानेबाजी में ब्रॉन्ज मेडल। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ये किस देश की अंतरिम सरकार के नेता चुने गए हैं? तो ये भी हाल ही में माफ कीजिएगा पाकिस्तानी पड़ोसी बांग्लादेश में जो हिंसा का माहौल है, इस बीच यहाँ की जो प्रधानमंत्री रही है शेख हसीना, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद ये उस देश को छोड़ करके भारत आ गई हैं। इसी बीच में अभी हाल ही में नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को देश की अंतरिम सरकार का नेता चुना गया है। यहाँ की संसद को भंग किया गया है और खालिदा जिया को जेल से रिहा किया गया है। अब ये खालिदा जिया ये कौन है? देखिए जो खालिदा जिया है ये बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। हालांकि ये 2018 से जेल में कैद थी भ्रष्टाचार के आरोप में। हालांकि उस समय भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना हुआ करती थी। तो शेख हसीना के शासनकाल में खालिदा जिया को 2018 में भ्रष्टाचार के आरोप में 17 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, ठीक है। और इसी बीच खालिदा जिया ये भी जेल से बाहर आ चुकी हैं। साथ ही हाल के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करने का प्रयास है जो की जारी है। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी जिसकी कैपिटल ढाका करेंसी टका, अभी वर्तमान में इसके राष्ट्रपति मोहम्मद साहबुद्दीन हो जाएंगे। मैत्री पाइपलाइन प्रोजेक्ट को लेकर के जो समझौता है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में ही आप पढ़ते हैं। यहाँ का एक चटगांव पोर्ट है जिसे आप चट्टोग्राम पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके इस्तेमाल को लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच में भी समझौता हो चुका है। पड़ोसी पाकिस्तान की यदि मैं बात करूं तो आसिफ अली जरदारी वर्तमान में यहाँ के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। म्यांमार में भी तख्ता पलट हुआ था, मतलब यहाँ पर सेना का शासन है। यदि बात की जाए कजाकिस्तान की, सेंट्रल एशियाई कंट्री है कजाकिस्तान, जिसके जो राष्ट्रपति हैं ये हो जाएंगे जोमार्ट टोकायेव। आगे चलते हैं। सवाल नंबर है चौथा, भारत सरकार ने किस बैंक के साथ GNSCP यानी कि ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए हाथ मिलाया है? तो भारत ने ये हाथ अभी हाल ही में मिलाया है बैंकों के बैंक वर्ल्ड बैंक के साथ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य है सुरक्षा और जलवायु लचीलेपन पर ध्यान केंद्रित करते हुए 4 राज्य, ये 4 राज्य में हिमाचल है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, इन 4 राज्यों में 781 किलोमीटर लंबे पर्यावरण अनुकूल यानी कि इको फ्रेंडली हाईवे का निर्माण करना। और विश्व बैंक इस परियोजना के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन प्रोवाइड करा रही है, जिसकी जो कुल लागत है, मतलब इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 1288, लगभग आप कह सकते हैं 7600, एग्जैक्ट आंकड़ा ना यदि मैं बताऊं तो 7600 करोड़ के आसपास ये प्रोजेक्ट का काम होगा। अब ग्रीन प्रोजेक्ट पर भारत वैसे भी फोकस कर रही है, क्योंकि आपको मालूम है 2070 तक भारत का लक्ष्य है जीरो कार्बन उत्सर्जन देश बनने का। तो ये जो ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना है, इसके निर्माण में हरित प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है और परियोजना को पूरा होने में अभी समय लगेगा, मतलब ये मई 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक 1944 फॉर्मेशन ईयर है, वॉशिंगटन में हेडक्वार्टर। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे अजय बंगा।
अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक भारत की जो ग्रोथ रेट रहेगी वित्तीय वर्ष 2024-25 में 6.6% रहने जा रही है। आईएमएफ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आप इसे कह सकते हैं। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा वर्तमान में इसकी एमडी हैं, जबकि डिप्टी एमडी ये हो जाएंगी भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ। और मैं आपको बता दूं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में मतलब कि आईएमएफ के द्वारा भारत की जो ग्रोथ रेट है ये फोरकास्ट की गई थी पहले 6.8%। अभी इसने अनुमान को बढ़ाया है और पूर्वानुमान बढ़ा करके ये कर दिया है 7%। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है और मार्क्स गोस्का वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय आप पढ़ते हैं संघाई चाइना में। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 5वां है, भारत ने नेपाल में किस जल विद्युत परियोजना के लिए 5,792 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो नेपाल में जो सतलज जल विद्युत निगम है, सतलज जल विद्युत परियोजना के लिए इतनी राशि मंजूर की गई है भारत के द्वारा, लगभग 5,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। नेपाल में 669 यानी कि 669 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए, हाइड्रो पावर यानी कि पानी से जो बिजली जनरेट की जाती है इसके लिए। इस संबंध में भारत सरकार ने नेपाल के लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए सतलज जल विद्युत निगम को करीब 5,000 करोड़ रुपए निवेश करने की अनुमति दे दी है और इसके निर्माण के लिए नेपाल सरकार ने सतलज जल विद्युत निगम को जिम्मेदारी दी है। नेपाल की कैपिटल हो जाएगी काठमांडू, करेंसी नेपाली रुपया। रामचंद्र पौडेल यहाँ के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री ये चौथी बार बनाए गए हैं केपी शर्मा ओली। माउंट एवरेस्ट की लोकेशन आप यहीं पर पढ़ते हैं और इसी माउंट एवरेस्ट को चढ़ाई करने वाली जो पहली नेपाली महिला थी, मैं पहली भारतीय की बात नहीं कर रही, पहली नेपाली महिला लोहोसे पसांग शेरपा, इन्हीं के नाम पर चंद्रमा के क्रेटर का नाम रखा गया है। ये कल के करंट अफेयर में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। नेपाल में हालांकि ये जो माउंट एवरेस्ट है इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इस पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाली व्यक्ति का नाम यह है कामी रीता शेरपा, 30 बार इन्होंने चढ़ाई करी है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किन नए स्थानों को मोर अभ्यारण्य के रूप में नॉमिनेट किया है? तो देखिए, एक तो है आदि चुंचनगिरी और दूसरा इसमें है चुलुन्नुवर। ये है कहां पर? तो आदि चुंचनगिरी ये आपका हो जाएगा कर्नाटका में और जो चुलन्नुवर है ये आपका हो जाएगा केरला में। इन दोनों ही स्थानों को मोर अभ्यारण्य के रूप में केंद्र सरकार के द्वारा नामित किया गया है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने मोरों के प्रजनन और इनके संरक्षण केंद्र भी स्थापित करने की मंजूरी दी है। जो आदि चुंचनगिरी ये मोर अभ्यारण्य है, इन्हें सुरक्षा प्रदान करेगा। 1981 में कर्नाटक के मंड्या जिले में एक अभ्यारण्य के रूप में ये स्थापित किया गया था। और यदि मैं दूसरी बात करूं चुलन्नुवर की, तो ये पक्षी अभ्यारण्य है, केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है और मोर को 1963 में भारत का राजकीय पक्षी घोषित किया। इसी के संरक्षण और प्रजनन के लिए एक तरह के प्रयास है। दो स्थानों को आदि चुंचनगिरी और चुलन्नुवर दोनों के नाम याद रखें, कर्नाटक और केरल के मोर अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया है। सरिस्का राजस्थान में, कान्हा किसली मध्य प्रदेश में है। आदि चुंचनगिरी बता चुकी हूं मैं, कर्नाटक में, काजीरंगा असम में है। बांदागुड़ मध्य प्रदेश में, पेरियार केरल में हो जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में आपदा जोखिम प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बन गया है नागालैंड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह ऐसा पहला भारतीय राज्य बना जिसने कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर करने के बाद आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामीट्रिक बीमा समाधान को अपनाया है और ये जो समझौता है ये 3 साल के लिए प्रभावी होगा। इसका पर्पस है चरम घटनाओं से होने वाले जो वित्तीय नुकसान है इन्हें कम करना और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की सुरक्षा करना है। बात की जाए यहाँ से नागालैंड की, पूर्वोत्तर भारत का राज्य, राजधानी कोहिमा, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, राज्यपाल ला गणेशन हो जाएंगे। हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसे आप त्योहारों का त्योहार कहते हैं, ये नागालैंड में ही सेलिब्रेट किया जाता है दिसंबर के महीने में। यदि मैं ऑप्शन की बात करूं तो जाति आधारित जनगणना की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य ये हो जाएगा बिहार। उत्तर प्रदेश गौ अभ्यारण्य स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य है, जबकि सभी फसलों पर एमएसपी देने वाला पहला राज्य हरियाणा हो जाएगा। 8वें नंबर का सवाल है, हाल ही में 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है?
तो ये भी हाल ही में मनाया गया है अगस्त महीने की 7 तारीख को। हैंडलूम डे की मैं बात कर रही हूँ। ये दिन भारत में बुनाई समुदाय और भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में इनके द्वारा दिए गए अहम कंट्रीब्यूशन को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त को हैंडलूम डे के रूप में मनाए जाने का फैसला किया था। इस दिन का ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि इसी दिन 1905 में देश में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अंग्रेजों ने राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलने के लिए बंगाल को विभाजित करने का प्रस्ताव रखा था। याद होगा आपको, लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में। जुलाई 1905 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल प्रांत को विभाजित करके पूर्वी बंगाल और असम का एक नया प्रांत बनाने की घोषणा की। तो ऐसे भी जो लोग हैं जो बुनाई समुदाय से संबंधित हैं, इनके लिए ये जो हैंडलूम डे है ये मनाया जाता है। अभी हाल ही में याद रखिए 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया गया है। नागासाकी डे ये कल मनाया जाएगा। दोनों ही जापान के शहर है जहां पर परमाणु बम से हमला किया गया था अमेरिका के द्वारा। जो परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया गया था इसका नाम था लिटिल बॉय। जो नागासाकी पर गिराया गया था इसका नाम था फैट मैन। आप ये जरूर याद रखिए। नीरज चोपड़ा के सम्मान में भाला फेंक दिवस भी ये मनाया जाता है 7 अगस्त को। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अभी क्यों चर्चे में आया? तो 2021 से 2023 के बीच यानी कि इन 2 वर्षों के बीच में 43 बाघों की मौत की जांच में पता चला है कि 10 मामलों में जांच सही तरीके से नहीं की गई और शवों के अंग इसमें से गायब थे। मतलब आप सोच सकते हैं कितनी शॉकिंग जांच इसमें बताई गई है। इसमें से 34 बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में और 9 शहडोल फॉरेस्ट सर्कल में ये डेथ हुई है। विशेष जांच दल ने 15 जुलाई को ये निष्कर्ष बताए हैं। रिपोर्ट अभी प्रकाशित की गई है। मध्य प्रदेश में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व रॉयल बंगाल टाइगर्स के उच्च घनत्व यानी कि इनके हाई डेंसिटी के लिए जाना जाता है। 1993 में से टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के उमरिया वाले क्षेत्र में है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल, लोकसभा सीटें 29, राज्यसभा सीटें 11 है। टाइगर रिजर्व देश में है 54 नंबर का यही है रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। यूनेस्को ने संगीत शहर सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में चुना था ग्वालियर को। यह भी मध्य प्रदेश में है। देश का पहला सोलर सिटी सांची है। नर्मदा लोक प्रस्तावित अमरकंटक में सिकल सेल एनीमिया मुक्ति का लक्ष्य भारत ने रखा 2047 का। इसके लिए जो उन्मूलन पहल की शुरुआत है शहडोल से ही की गई थी। यदि आप रिलेट करें ओडिशा से तो ओडिशा से सिमलीपाल और भीतरकनिका नेशनल पार्क आप रिलेट कर सकते हैं। दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ और रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रानीपुर ये देश का 53वां टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश से आप रिलेट कर सकते हैं। गुजरात से गिरवंशदा, ब्लैक बक मरीन, ये सभी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आप रिलेट कर सकते हैं। 10वें नंबर का सवाल है, साउथ अफ्रीका लीग 20 में शामिल होने वाला पहले भारतीय खिलाड़ी जो बने हैं ये कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं दिनेश कार्तिक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिनेश कार्तिक जो कि अभी हाल ही में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी के मेंटर और कोच भी नियुक्त किए गए हैं। हालांकि इन्होंने आईपीएल से संन्यास अभी इसी साल लिया है। संन्यास का डिस्कशन है ही तो टी20 से संन्यास की घोषणा रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा इन तीनों ने ही की थी। महेंद्र सिंह धोनी वैसे ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं खेलते लेकिन आईपीएल का हिस्सा अभी भी है। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। स्टैटिक जीके में आज यदि हम देखें तो भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करता है कर्नाटक। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनामुडी। भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। कालिदास की प्रसिद्ध रचना शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स ने किया। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड बनाए गए थे वर्ष 2000 में। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है गुजरात में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट रही हैं। मैंने कल आपसे पूछा था मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बारे में जिसकी शुरुआत झारखंड ने की। आज का सवाल है 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए भारत में जो तीसरा मेडल भारत को दिलाया है किसने दिलाया है और किस क्षेत्र में दिलाया है? आंसर इसका आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।